नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। दिल्ली पुलिस अब टूल किट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच करवा रही है या करवाएगी। पुलिस ने अब जूम से इस मीटिंग के बारे में जानकारी मांगी है, जिसमें खालिस्तानी समर्थक धालीवाल समेत करीब 70 लोग शामिल हुए थे। इस बीच जिन 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने फरार घोषित किया था, उनमें से शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम जमानत मिली है, जबकि निकिता जेकब के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। टूल किट मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के लिए ये छोटा सा झटका है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी तक टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था। टूल किट मामले में आरोपी बताए जा रहे शांतनु मुलुक, इनको आज औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर किया है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस दौरान वो निकिता को गिरफ्तार नहीं करेगी। हमें आज कोर्ट में एफआईआर की कॉपी मिली है, जो हमने पहली बार पढ़ी है। इसके बाद निकिता को भी हम शेयर करेंगे, उसके अगेंस्ट एलिगेशन क्या है वो सब देखने के बाद, वहाँ कौन सा लॉयर करना है, ये सब डील करने के बाद वो अपना एबीए रेगुलर कोर्ट के सामने डालेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील हितेन बेनेगांवकर ने ट्रांजिट एबीए का विरोध किया और उन्होंने कहा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जवाब में निकिता की तरफ से पेश हुए सीनियर काउंसिल मिहिर देसाई ने कहा कि हम सिर्फ अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं और अंतरिम राहत देना अदालत का अधिकार है, इससे केस पर कोई असर नहीं होता। बचाव पक्ष ने यह भी साफ किया कि टूल किट में हिंसा या लाल किले पर कब्जे जैसी कोई बात नहीं थी। इधर दिल्ली पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाने जा रही है। अब वो टूल किट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच करेगी। ये भी पता लगाएगी कि टूल किट तैयार करने या ऐसे आगे बढ़ाने में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, क्या उन्हें कोई पैसा मिला है। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हमको ट्रैक्टर में जो किट होती है क्या रखते हैं उसमें, उसका पता था, लेकिन टूल किट जो है ये अब जैसे डिजिटल इंडिया बन रहा है और डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है, उसमें टूल किट का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है। और इस पर यानी ये सुनकर हम हैरान हो गए कि किसान नेताओं का भी उस पर ये इंक्वायरी करेगी दिल्ली पुलिस। हम इसकी सिर्फ कंडेम भी नहीं करते, उसको चैलेंज भी करते हैं। पुलिस की जांच के दायरे में कनाडा में रहने वाली 2 महिलाएं अनीता लाल और पुनीत भी हैं। पुलिस के मुताबिक टूल किट बनवाने और निकिता को धालीवाल से मिलवाने में इन दोनों की अहम भूमिका है। पुलिस ने अब 11 जनवरी की मीटिंग के बारे में जूम से जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जूम की इस बैठक में करीब 70 लोग शामिल थे। बैठक में कई लोगों ने अपनी पहचान छुपा रखी थी। 6 दिसंबर को जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उसका नाम इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक था। पुलिस दावा कर रही है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के तहत ही हुई है। दिशा की गिरफ्तारी की बात है। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। टूल किट मामले में पुलिस किसानों की भूमिका तक की जांच करने की बात कर रही है। वहीं इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने एक मुख्य आरोपी को 12 दिन के लिए राहत दे दी है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अगले कुछ दिनों में ऐसे क्या सबूत इकट्ठा कर पाती है कि वो आरोपियों की नियमित जमानत का विरोध कर पाए। मुंबई से अपने सहयोगी सुनील सिंह और दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने और चंदा नहीं देने वाले लोगों के घर पर निशान लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये वैसा ही है जैसा नाजियों ने जर्मनी में किया था। अपने एक ट्वीट में कुमारस्वामी ने दावा किया कि जिस समय जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी,
उसी समय भारत में आरएसएस का जन्म हुआ था। एचडी कुमारस्वामी के इस बयान को आरएसएस ने गलत बताया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के आरएसएस के क्षेत्र संघचालक वी नागराज ने कहा है कि कुमारस्वामी ने जो कहा वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। Our drive for Rama Mandir is 3 decades. So we have never made a list of those people who are not supported, who are supported, nothing like that. If only people say that we show solidarity, we are putting it safe. I think Kumar Swamy has been misled. और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचे। बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा बहुत गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है, इसी वजह से ये मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। हालांकि लगातार सदन में गैर हाजिर रहने की वजह से उन्होंने खुद ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया था, आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बम्बई में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए एक ही बात है और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट किए, कोई नो राजनीति नथिंग, इसको जोड़िए माते। जी, इसीलिए क्लैरिफिकेशन कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन था वहाँ पे। अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए हर एक चीज के पीछे कुछ राजनीति की सुगबुगाहट होने लगती है। मिथुन चक्रवर्ती फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य में कोरोना के 3 से 4 हजार केस सामने आने लगे हैं। ऐसे में मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो शहर में फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है? नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए। हमारे मुंबई के नागरिक बहुत ही सुजान हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। अभी तक उन्होंने बहुत ही साथ अच्छी दी है, लेकिन अभी जो संख्या बढ़ रही है ट्रेन चालू होने के बाद भी, तो चिंता की बात है, लेकिन उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो चिंता की बात जो है वो बनी हुई है, इसलिए सावधानी बरतते रहना जरूरी है। और अब बात करते हैं भारत और चीन की। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक इलाके से भारत और चीन की सेनाओं या सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया चल रही है। सेना की ओर से जारी वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान टेंट उखाड़ते और टैंकों को पीछे ले जाते देखे जा सकते हैं। फिंगर 8 से आगे बढ़कर चीनी सेना ने जो अस्थायी निर्माण किया था उसे भी गिरा रहे हैं। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को भारत चीन समझौते की जानकारी देते हुए कहा था कि चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे अपनी पुरानी जगह पर लौट जाएगी और भारतीय सेना भी फिंगर 3 के पास अपनी धानसिंग पोस्ट पर आ जाएगी। सैनिकों की वापसी की ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों सेनाओं के बीच गोगरा हॉट स्प्रिंग, गालवान और देप्सांग को लेकर बातचीत होगी। खिली हुई सरसों के खूबसूरत खेतों के बीच बनी इस कोठरी में 26 साल की रंजना को जिंदा जला दिया गया। जिस पिता ने जन्म दिया था उसी ने बेटी को मौत दे दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि बेटी ने किसी को चाहने से पहले उसका धर्म, उसकी जाति, उसका गोत्र नहीं देखा, बस मोहब्बत कर ली और घर वाले इसी मोहब्बत से नफरत करते थे।
हत्या की वजह यह थी कि इनकी जो पुत्री थी वो एक बगल के ही जावेद नामक व्यक्ति से प्रेम करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी और पूर्व में उनके साथ भाग भी चुकी थी और पुलिस द्वारा इनको बरामद किया गया था और ये बार बार उसी के पास जाती थी जिससे इनके परिवार वाले क्षुब्ध थे और वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे शादी करे। रंजना की मौत की खबर सुन तमाशगीन मौके पे पहुंचे हैं। शायद कुछ को अफसोस होगा कि 26 साल की लड़की जिंदा जला दी गई, लेकिन तमाम खुश भी हो सकते हैं कि माँ बाप की नाक कटा रही थी, प्रेमी के साथ भाग गई थी। बाप ने भी जरूर ऐसा ही सोचा होगा जिसने सुपारी किलर को अपनी बेटी के कत्ल के लिए 1.5 लाख रुपए दिए। परिवार वालों ने आपराधिक इतिहास रखे वरुण तिवारी से संपर्क किया और बेलघाट स्थित इनके घर पे वहां से इनको मैजिक में लेके आया गया और रास्ते में ही इनका मुंह दबाया गया था जिससे मूर्छित हो गई थी या तो अमृत हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे धनगटा थाना क्षेत्र बॉर्डर से ही लगा हुआ एक गांव है जिगना, वहां पे एक टिन शेड में इनको रख के इनको वहां पे पेट्रोल डाल के जलाया गया था। पेटियार की औरत पे अपना कंट्रोल चाहती है, उसके जहन पे, उसके दिल पे, उसके जिस्म पे। वो औरत के वजूद के चारों तरफ कटीले बाड़ लगाती है, सरहदें खड़ी करती है, लेकिन मोहब्बत एक सुनामी की तरह आती है और इंसान की बनाई हुई सारी सरहदें बहा ले जाती है। जाति की, धर्म की, नस्ल की, स्टेटस की और मुल्कों की सरहदें। बहुत सारी रंजनाएं इसका शिकार हुई हैं और बहुत सारी रंजनाएं अभी इसका शिकार होती रहेंगी। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। बसंत का त्योहार है और दुनिया के कई देशों में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है, लेकिन ब्रज भूमि में इसका उत्साह और इसकी अहमियत खास है। यहाँ आज से ही 40 से 45 दिन के होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। खास मौके पर हर साल यहाँ के प्रमुख मंदिरों में गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी की होली काफी मनभावन होती है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। बसंत का उत्सव यहाँ भी अलग तरीके से मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी की रौनक है और इस दिन कई लोग स्नान भी करते हैं। बड़ी खबर में अभी के लिए इतना ही।